अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। ये वाक़या जो भी मैं बयान करने जा रहा हूँ, ये इस्लामिक हिस्ट्री की किताबों में आपको मिल जाता है आम। कहते हैं किसी शहर में एक डाकू रहता था, खासा खूंखार सफाक आदमी था और उसने 99 कत्ल किए हुए थे, 99 मर्डर उसके क्रेडिट पे थे। इतने करने के बाद, सारी उम्र गुनाहों में गुजारने के बाद एक दिन उसे ख्याल आया कि मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, तो मुझे तौबा करना चाहिए। किसी लोगों से उसने पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी बख्शिश हो जाए, तो किसी ने बताया कि जी फलां मोहल्ले में चले जाएं, वहाँ पे मौलवी साहब हैं, वो आपको तौबा का तरीका बताएंगे। अब वो चला गया जिन मौलवी साहब के पास जिनका एड्रेस किसी ने बताया था और उनसे पूछा कि जनाब इस तरह से मैंने 99 कत्ल किए हैं, इतने डाके मारे हुए हैं, तो क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी, मैं तौबा करना चाहता हूँ। मौलवी साहब पता नहीं किस लहर में थे, उन्होंने छूटते ही जवाब दिया काका हो तेरी तो बख्शिश नहीं हो सकती, तू तो बहुत गुनाहगार आदमी है। उसे जो गुस्सा चढ़ा उसने उन मौलवी साहब को ही मार दिया। 100 कत्ल पूरे हो गए जी। सेंचुरी पूरी करने के बाद और ज्यादा पछतावा हुआ और सोचने लगा कि ये तो मैंने और भी खराबी कर दी है, तो मैं तो तौबा करने की नीयत से निकला था। अब फिर ढूंढने लगा कोई ऐसा बंदा जो तौबा करने का तरीका उसे बता सके। पूछते बचाते किसी ने बताया कि फलां शहर में आप चले जाएं, वहां पे फलां साहब हैं, वो बड़े नेक आदमी हैं, वो आपको तरीका बताएंगे तौबा करने का। उसने अब पक्की नीयत से इरादा कर लिया, ठान लिया कि मैंने उन साहब के पास पहुंचना है और मैंने तौबा करना है। अब वो चल पड़ा। जिस शहर जाना था काफी दूर था, यूं समझ लीजिए कि जैसे पीरमाल से उसने जाना हो फैसलाबाद। अब वो चल पड़ा जी, चल पड़ा। करना खुदा का क्या हुआ कि रास्ते में उसका आखिरी वक्त आ गया। अब निज़ा का आलम तारी हो गया, रूह कब्ज करने का वक्त आ गया, कमजोरी इतनी गालिब आई कि नीचे गिर पड़ा। अब जब उसकी रूह कब्ज करने का वक्त आया तो रहमत के फरिश्तों और अजाब के फरिश्तों में बहस छिड़ गई। अजाब के फरिश्तों का मौकफ ये था कि ये गुनाहगार आदमी है और ये तो दोज़खी होना चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ा डाकू है, इतने लोग इसने कत्ल किए हुए हैं, तो इसकी रूह हम कब्ज करेंगे जो अजाब के फरिश्ते हैं। अब रहमत के फरिश्तों का मौकफ ये था कि तौबा करने की नीयत से जा रहा था, तो तौबा करने की नीयत कर ले, अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाले हैं, तो ये बख्शा जाएगा क्योंकि उसने नीयत कर ली है। तो इसलिए रहमत के फरिश्ते इसकी रूह कब्ज करेंगे। तो अजाब के फरिश्तों का मौकफ ये था कि ये जैसा इडियट आदमी है ना, नहीं पता जाके वो भी मौलवी मार दे, तो ये तो जब तक इसकी तौबा कबूल नहीं हो जाती तब तक कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, अजाब के फरिश्ते ही इसकी रूह कब्ज करेंगे। रहमत के फरिश्तों का मौकफ ये था कि नहीं, इसकी शक्ल से लग रहा था कि अब इसने सच्चे दिल से तौबा की है, तो हम इसकी रूह कब्ज करेंगे। होते होते जी मामला ये हुआ कि बहस इतनी छिड़ी, दोनों पार्टी के दरमियान के किसी फैसले पे ना पहुंचा जा सका। मुकदमा अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में चला गया। तो अल्लाह ताला ने फैसला ये किया कि रहमत के फरिश्तों और अजाब के फरिश्तों से ये कहा कि भाई आप ऐसा करें कि आप पैमाइश करके देख लीजिए। इस वाक़े से आपको मेजरमेंट की अहमियत का अंदाजा होगा। वो कहा गया कि पैमाइश करके देख लें, फर्ज करें कि पीर महल से उसने चलना है और फैसलाबाद उसने पहुंचना है और यहाँ पे वो मौजूद है। पैमाइश करके देख ले, अगर तो वो हाफ रास्ते से क्रॉस कर गया है, आधे रास्ते से मिड पॉइंट से आगे गुजर गया है और फैसलाबाद के ज्यादा नजदीक है, तो ये समझा जाए कि वो टारगेट पे पहुंच गया है और ये समझा जाए कि उसने तौबा कर ली है और ये समझा जाए कि उसकी तौबा कबूल कर ली गई है, तो रहमत के फरिश्ते उसकी जान कब्ज करेंगे। और अगर वो मिड पॉइंट से पीरमहल और फैसलाबाद जो हमने शहर फर्ज किए हैं इनके सेंटर से पीछे है, पीरमहल ज्यादा नजदीक पड़ता है, जहां से चला है वो शहर ज्यादा नजदीक पड़ता है, तो फिर ये समझा जाए कि उसकी तौबा नहीं हुई है, तो अजाब के फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करेंगे। अब यही मामला था कि उसे भी पता चल गया कि ये फैसला हुआ है। उसने क्या किया जी कि जहां पे वो मौजूद था, जान निकलने का आलम था, कमजोरी बहुत गालिब थी, उसने घिसटना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता उधर को जिधर को वो जा रहा था, इस नीयत से कि किसी न किसी तरह से मैं आधा रास्ता क्रॉस कर जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी ये अदा इतनी ज्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने जमीन से कहा, जो टारगेट सिटी था उधर वाली जमीन से कहा कि तू करीब आ जा, सुपड़ जा, सिमट जा, और जिधर से वो चला था उस जमीन से कहा गया कि तू फैल जा, दूर हट जा।
फैसला क्या हुआ जी, पैमाइश की गई, मेजरमेंट ली गई और टारगेट सिटी थोड़ा सा कम फासले में पाया गया जहां से वो चला था उसकी निस्बत, यानी वो आधा रास्ता क्रॉस कर चुका था। तो इट वाज सपोज्ड कि वो टारगेट तक पहुंच गया, तौबा कबूल हो गई और रहमत के फरिश्तों ने उसकी जान कब्ज की। तो बेटा जी इस वाक़े से नतीजा क्या निकलता है? कम से कम दो नतीजे हैं जो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। पहली बात कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आप जब भी, कभी भी, किसी भी वक्त आप तौबा करेंगे, अगर आप सच्चे दिल से तौबा करने वाले हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा कबूल करने वाले हैं और वो बख्शने वाले हैं। और दूसरी बात जो हमारे आज के लेक्चर के हवाले से है, मेजरमेंट लेने का तरीका यहां से हमें आता है। तो जनाब पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन हुई है वो थी एरर एंड अनसर्टेनिटी की, और उस लेक्चर में हमने कहा कि एरर को डिस्कस किया गया असल में, अगर कि हेडिंग में साथ अनसर्टेनिटी भी थी। अनसर्टेनिटी को अब हम आज के लेक्चर में शुरू करने वाले हैं। एरर डेफिनेट मिस्टेक, गलती को प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। अनसर्टेनिटी शक, गैर यकीनियत, मशकूक होना, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जनाब हम अनसर्टेनिटी शुरू करने वाले हैं अंडर द हेडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है जी? नुमाया। तो जनाब हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं और उस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी यानी शक की गुंजाइश कैसे और क्यों आ जाती है, ये जनाब आज के लेक्चर में हमारा मौजूए बहस होगा। हम काम शुरू करने वाले हैं। हम एक सिंपल सी एग्जांपल से बात शुरू करते हैं। जो किस्सा भी आपको थोड़ी देर पहले सुनाया गया है इसको जहन में रखिएगा लेक्चर अटेंड करते हुए। तो हम लेंथ मेजर करने की कोशिश करते हैं और हमारे पास एक मीटर रॉड है जिसकी मदद से, ये मीटर रॉड ये जरा बड़ा है आपके पास, ज्योमेट्री में छोटा होता है, कैलिब्रेशन दोनों की सेम है, दर्जाबंदी दोनों की एक जैसी है। मैं यहाँ पे स्केल बनाता हूँ, इस स्केल की मदद से हम एक लाइन की लंबाई नापेंगे। तो जनाब ये स्केल है जी और इसमें ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये है जनाब 1 सेंटीमीटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये है बेटा जी 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद जनाब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये है जी 3 सेंटीमीटर और ऐसे ही। तो आप देखिए कि हर 1 सेंटीमीटर को फर्दर 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो ये जो एक छोटा दर्जा है ये किसके बराबर हुआ? 0.1 सेंटीमीटर के। तो बेटा जी ये है इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। क्या होता है लीस्ट काउंट? मिनिमम डिवीजन, मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट जो किसी इंस्ट्रूमेंट से ली जा सके वो कहलाती है उसका लीस्ट काउंट। और यहाँ पे ये किसके बराबर है जी? 0.1 सेंटीमीटर इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। कम से कम मेजरमेंट 0.1 सेंटीमीटर इसकी मदद से ली जा सकती है। चलिए हम एक लाइन की लंबाई नापने की कोशिश करते हैं इस स्केल की मदद से और देखते हैं कि फिर क्या होगा। उसके लिए अब आप तरीका क्या इस्तेमाल करेंगे? आसान सा तरीका है, लाइन के शुरू में स्केल रखिए, यहाँ से लाइन शुरू करते हैं 0 से और ये लाइन जा रही है जनाब यहाँ तक जा रही है। चले जनाब मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देता हूँ ताकि जरा समझ रहे और वक्त जरूरत काम आए। तो बेटा जी आप देखिए कि ये जो लाइन है ये कितनी लंबाई की है? 2, 2.1, 2.3, 2.4। तो ये है बेटा 2.4 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर तो अंडरस्टूड है, क्या लिखना है? 2.4 सेंटीमीटर इस लाइन की लंबाई है। तो जब आप इस लाइन की लंबाई मेजर करेंगे तो कैसे बताएंगे किसी को 2.4 सेंटीमीटर? ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। चलें एक और लाइन लगाते हैं यहाँ पे। ये देखिएगा ये लाइन 2.4 से थोड़ी सी पीछे है। अब इस लाइन की लंबाई देखिए और ये मैं एक और लाइन यहाँ पे लगाने लगा हूँ, ये 2.4 से थोड़ी सी आगे है। लो जी
ये 2.4 से थोड़ी सी आगे है ये वाली लाइन। अब देखिए गौर से कि मैं जरा सेट करके इसको 2.4 के करीब ही रख रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं ले जा रहा फिलहाल, ज्यादा दूर बाद में ले जाते हैं। तो ये जो लाइन है इसे कहा जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। इस लाइन को और इस लाइन को क्या कहा जाएगा? क्या इसे कहेंगे ये 2.4 से थोड़ी सी कम है या ये 2.4 से थोड़ी सी ज्यादा है? ये कहने में भी हर्ज कोई नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जब आप मेजरमेंट में इसे इस्तेमाल करेंगे, पैमाइश में जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे, तो क्या आप किसी से ये कहेंगे कि जनाब ये लाइन 2.4 से थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ज्यादा है, तो जमा तफरीक ज़रब तकसीम करते हुए आप ऐसे लिखेंगे कि 2.4 से थोड़ी सी कम मल्टीप्लाइड बाय 2.4 से थोड़ी सी ज्यादा डिवाइडेड बाय पूरी 2.4। इस तरीके से तो पैमाइश नहीं होनी और ना ही काम होगा। हमें मल्टीप्लाई करने के लिए या कोई मैथमेटिकल काम करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए हमें मेजरमेंट पूरी चाहिए या ऐसी चाहिए जिसे हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सके मुनासिब तरीके से। अब मुसीबत ये है कि ये 2.4 से कम है, पता नहीं कितनी कम है। अगर तो इतनी कम होती कि 2.3 होती हम इसे 2.3 कह लेते, इतनी ज्यादा होती कि 2.5 होती हम इसे 2.5 कह लेते। अब हम इसे ना तो 2.4 कह रहे हैं, ना उससे ना 2.3 ना 2.5, क्योंकि ये एग्जैक्ट तो है ही नहीं। एग्जैक्ट इसकी लंबाई कुछ ना कुछ है, लेकिन मसला ये है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट इनएडिक्वेट है, लिमिटेड है, और इसकी लिमिटेशन ये है कि 0.1 सेंटीमीटर से कम वैल्यू ये मेजर ही नहीं कर सकता। तो अब हम क्या करें, कैसे इसको इंटरप्रेट करें, कैसे इसको रिप्रेजेंट करें? उसके लिए अब हमें कुछ ना कुछ अंदाजा लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। देखिए मैं ये 2.3 के भी ऐसे लाइन लगाता हूँ, डॉटेड लाइन, ताकि जरा कंपैरिजन करना आसान हो सके। तो बेटा जी आप ये देखें कि ये जो दरमियान वाली है ये 2.4 है, इससे पीछे वाली ये है 2.3 और ये वाली है 2.5। तो अगर तो ये लाइन बिल्कुल यहाँ पे होती 2.4, यहाँ पे होती 2.3 और यहाँ पे होती 2.5, ये एग्जैक्ट 2.4 है, ठीक है, ये थोड़ी सी कम है। तो अगर ये थोड़ी सी कम है तो हम इसे क्या कहेंगे? या तो 2.4 कहेंगे या 2.3 कहेंगे। हमारा ये इंस्ट्रूमेंट 2.3 और 2.4 के दरमियान में कोई मेजरमेंट लेने की सलाहियत ही नहीं रखता है। इनके दरमियान में कोई मेजरमेंट इसकी मदद से नहीं आ सकती, क्योंकि दरमियान में कोई मेजरमेंट आ ही नहीं सकती। एक सब्जी बेचने वाला है, उसके पास पाइया का बट्टा है, आधा किलो का बट्टा है, तो पाइया और आधा किलो के दरमियान में वो कोई शा नहीं तोड़ सकता। वो या तो पाइया तोड़ के देगा आपको एक पाव 250 ग्राम, या फिर 500 ग्राम, आधा किलो तोड़ के देगा। दरमियान में तो ऑप्शन ही नहीं, यहाँ भी दरमियान में ऑप्शन नहीं है। तो हमने ये देखना है कि ये लाइन कहाँ पे मौजूद है। तो इसका बेटा जी तरीका वो है जो भी शुरू में आपको किस्सा सुनाया कि आप देखेंगे कि ये किस दर्जे के करीब पाई जाती है। अगर तो ये 2.4 के करीब पाई जाती है फिर हम इसे 2.4 कहेंगे। अगर ये 2.3 के करीब पाई जाती है फिर 2.3 कहेंगे। अगर ये 2.5 के करीब पाई जाती है फिर हम इसे 2.5 कहेंगे। अब करीब पाए जाने का मतलब क्या है? देखें मैं यहाँ पे ये फर्जी लाइन में लगा रहा हूँ, स्केल पे नहीं है, जरा समझने के लिए हम काम करेंगे। अंदाजन में लगा रहा हूँ। देखिए 2.3 और 2.4 के दरमियान में ये रेड लाइन लगाई जा रही है, और 2.4 और 2.5 के दरमियान में ये रेड लाइन लगाई जा रही है। तो ये 2.3 और 2.4 का मिड पॉइंट है, और ये 2.4 और 2.5 का मिड पॉइंट है। अब आप ये दूसरे नंबर वाली लाइन देखिए। अगर तो ये लाइन बेटा जी 2.3 और 2.4 के मिड पॉइंट से आगे है, मिड पॉइंट से आगे, इनके हाफ से, इनके सेंटर से आगे है, अगर तो ये, तब इसका मतलब है कि 2.4 के ज्यादा करीब पड़ती है, तो इसे कहा जाएगा 2.4। और अगर ये 2.3 और 2.4 के मिड पॉइंट से पीछे है तो इसका मतलब है कि ये 2.3 के करीब पाई जाती है, तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? 2.3 कहा जाएगा। इसी तरह से तीसरी वाली लाइन देखिए। अगर तो ये 2.4 और 2.5 के मिड से, सेंटर से पीछे है,
इसका मतलब है 2.4 के करीब है। अगर 2.4 और 2.5 के मिड से आगे है, इसका मतलब है कि 2.5 के करीब है, तो फिर इसे कहा जाएगा 2.5। फिलहाल आप देखिए ये तीनों लाइनें, एक 2.4 पे है एग्जैक्ट, एक थोड़ी सी पीछे है, एक थोड़ी सी आगे है। इन तीनों को क्या कहा जाएगा? 2.4 ही कहा जाएगा। तो मैं अब ये ब्लू से लाइन बनाता हूं। ये देखिएगा शुरू वहीं से 0 से हो रही है, यहाँ पे जाके खत्म हो रही है और यहाँ पे जाके खत्म हो रही है। ये वाली लाइन देखिए बेटा, ये 2.3 और 2.4 के हाफ से पीछे है। तो अभी इसने 2.3 और 4 के दरमियानी पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है, पीछे है, इसे कहेंगे 2.3। और ये वाली लाइन 2.4 और 2.5 के मिड पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है, तो इसे क्या कहेंगे? 2.5, क्योंकि ये मिड पॉइंट से आगे गुजर चुकी है। इसका मतलब ये है कि हम राउंड ऑफ कर देंगे, इसको अंदाजा लगा लेंगे, करीब 3 दर्जे तक बढ़ा देंगे, थोड़ा सा आगे करके, यानी कि या महदूद कर देंगे, जैसे इसे कहा, यानी जो करीब 3 दर्जा है वहां तक ले आएंगे इसे, और कहेंगे वो दर्जा उसे अलॉट किया जाएगा जिसके करीब 3 ये लाइन पाई जाती है। तो बेटा ये अभी तक की डिस्कशन से पता क्या चला कि पहली तीनों लाइनों की लंबाइयां कितनी कही जाएंगी? 2.4 ही लिखी जाएंगी। मजे की बात यह है कि पहली तीनों लाइनें जो ब्लैक कलर वाली हैं, इनमें से कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो कि एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ मैच कर रही हो। इनमें थोड़ी बहुत कमी पेशी है, थोड़ा बहुत काटा वादा है, लेकिन इसके बावजूद मेजर करके रिप्रेजेंट करते हुए हम इन तीनों को 2.4 ही कहेंगे। अब बात यह है कि जो बंदा तो मेजरमेंट ले रहा है उसके सामने मौजूद है, वो तो हमें नजर आ रहा है कि उसने क्या किया है, तरीकाकार क्या इस्तेमाल किया है मेजरमेंट लेने के लिए, वो बात तो ठीक हो गई। लेकिन अगर कोई बंदा मेजरमेंट लेके हमें बताए, हम मेजरमेंट लेने वाले के करीब मौजूद नहीं थे, जिस वक्त मेजरमेंट ली गई उस वक्त हम वहां पे मौजूद नहीं थे, अब अगर हमें बताया जाता है कि जी ये एक लाइन है जिसकी लंबाई 2.4 सेंटीमीटर मेजर की गई है, 2.4 सेंटीमीटर लंबाई मेजर की गई है, तो क्या हमें शक नहीं होगा कि यार ये जो बंदा कह रहा है 2.4 सेंटीमीटर, क्या ये वाकई में 2.4 होगी? हो सकता है 2.4 से थोड़ी सी कम हो सकता है 2.4 से थोड़ी सी ज्यादा हो। क्या ये सिर्फ एग्जैक्ट 2.4 है, या उससे थोड़ी ज्यादा है, या उससे थोड़ी सी कम है? ये शक नहीं जाएगा। मेजरमेंट लेने वाला बंदा जो हमें बता रहा है वो जितना मर्जी कसमें खाता रहे कि भाई मैंने बड़ी बेहतर तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से वेरी माइन्यूटली मैंने चेक किया है, ये बिल्कुल 2.4 थी। पहली बात तो पहला इतराज तो ये है बेटा कि ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइनें लगाई गई हैं ये एक्चुअली मौजूद नहीं है, ये तो सिर्फ यहाँ समझाने के लिए लगाई गई हैं। तो हमने तो स्केल रखना है और यहाँ पे देखना है। अब जितना मर्जी बंदा गौर से देखे, हो सकता है 2.4 जिसे कहा जा रहा है वो 2.4 से थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम हो, ये कोई यकीनी बात नहीं है कि वो एग्जैक्टली 2.4 है। अच्छा एक और मजे की बात है, चलो ठीक है, बंदे ने बड़ी आंखें उसकी अच्छी हैं, ठीक है, मुंह धो के उसने काम किया, ऐनक भी साफ करनी, बड़े अच्छे तरीके से काम किया, लेकिन अगर ये लाइन है जो 2.4 और 2.5 के मिड से थोड़ी सी ज्यादा है, 2.3 और 2.4 के मिड से थोड़ी सी आगे है, इसे कहा गया है 2.4। सवाल ये पैदा होता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये तो लग रहा है कि हाफ से आगे है तो ये तो चले 2.4 हो गई। अगर ये लाइन बिल्कुल इतनी होती अब क्या होता? 3 लोगों को आप दिखाएंगे, एक बंदा देख के कहेगा ये रेड लाइन भी एक्चुअली मौजूद नहीं है, हमने समझने के लिए लगाई है, एक्चुअली स्केल में तो ऐसे 2.3 है या 4 है, दरमियान में तो कोई दर्जा है ही नहीं। तो एक बंदा देखकर इस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, बताएगा कि जनाब ये 2.3 और 2.4 के मिड से आगे है। दूसरा हो सकता है देखकर ये बताए कि ये तो 2.3 और 2.4 के मिड से पीछे है,
तो एक बंदे के मुताबिक इसे 2.4 होना चाहिए, दूसरे बंदे के मुताबिक इसे 2.3 होना चाहिए, तीसरा कहता है आप दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल दरमियान में है, 2.3 और 2.4 के बिल्कुल दरमियान में है। आप किस बंदे को सच्चा कहेंगे? हो सकता है कि उन तीनों में से पहला, दूसरा या तीसरा बंदा सही कह रहा हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई बंदा ये कहे कि 2.3 और 2.4 के मिड से पीछे है और दूसरा कहे नहीं जी मिड से आगे है, तो आपके पास कोई दलील नहीं है इस बात की ये कहने के लिए या ये साबित करने के लिए कि नहीं जी ये तो वाकई में पीछे है, मिड से या मिड से आगे है या बिल्कुल दरमियान में है, मिड पॉइंट पे है। हो सकता है जनाब जिसको जैसा लगेगा वैसा ही बताएगा। हर देखने वाले बंदे के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। आप किसी को रद्द नहीं कर सकते, जिसको जो लगेगा वो बताएगा। अगर मैं कहूँ कि आपको गलत लग रहा है तो वो कहेगा जी आपको कैसे सही लग रहा है, क्योंकि असल में तो दर्जा है ही कोई नहीं, तो अंदाजे हैं और अंदाजा किसी का भी ठीक हो सकता है। तो यहाँ पे बेटा जी आएगा शक। पहली बात तो ये है कि अगर ये लाइन 2.3 और 2.4 के मिड से पीछे है तो 2.3 कहेंगे, मिड से आगे है तो फिर क्या कहेंगे 2.4। अगर किसी को लगे कि ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, बिल्कुल दरमियान में है, तब इसे क्या कहेंगे? अगर बिल्कुल मिड पे है तब हमने ये रूल बना लिया हमारी कम्युनिटी में कि उसे अगले दर्जे तक बढ़ा दिया जाए। अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर है तो आप इसे 2.4 कहेंगे। फिर ये तो एक रूल की बात हो गई। लेकिन मसला ये क्या है कि ये कौन सी कहाँ की गारंटी है कि ये मिड पॉइंट से आगे है या पीछे है या दरमियान में है? तो यहां से अनसर्टेनिटी आती है मेजरमेंट में, शक आता है मेजरमेंट में, गैर यकीनियत आती है मेजरमेंट में। सर्टन यकीन, सर्टेनिटी यकीनियत, अनसर्टेनिटी गैर यकीनियत आ जाती है यहाँ से मेजरमेंट में। तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा रेज कर दिया था, वापस वहीं पे ले जाता हूँ जहाँ पे शुरू में थी, ऐसे करके। इसका मतलब है कि जब कोई बंदा हमें बताएगा कि जनाब इस लाइन की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर है तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जनाब ये जिसे 2.4 कह रहा है ये एग्जैक्ट 2.4 भी हो सकती है, उससे थोड़ी कम भी हो सकती है और उससे थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि कितनी ज्यादा हो सकती है या कितनी कम हो सकती है। लेक्चर बड़ा मेहरबानी ध्यान से सुना करें, ध्यान से देखा करें, साथ साथ काम करते जाएं। किसी किस्म का कोई मसला हो तो बिना तकल्लुफ साथ साथ क्लियर करते जाएं। वक्त के साथ साथ बेटा लोड ज्यादा होता जाता है तो हमें टाइमिंग अपनी बढ़ाना पड़ेगी पढ़ाई की वक्त के साथ साथ। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हाँ जी, तो जनाब हमें पता चल गया कि जिसे कहा जा रहा है कि 2.4 सेंटीमीटर है, ये 2.4 भी हो सकती है और थोड़ी कम भी हो सकती है और थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। शक है थोड़ा सा। अब ये तो कोई गारंटी नहीं है कि जिसे 2.4 कहा जा रहा है बिल्कुल 2.4 हो, थोड़ा घाटा वाधा घाटा वाधा पॉसिबल है। सवाल ये पैदा होता है कितना घाटा वाधा? जिसे कहा जा रहा है 2.4 सेंटीमीटर, क्या 2.8 है? इतना शक हो सकता है? नहीं, इतना शक तो नहीं हो सकता। 2.4 है तो 1.5 हो सकती है? तो नहीं जनाब, इतना घाटा वाधा तो नहीं हो सकता। होगा क्या? हर वो मेजरमेंट जो इन दोनों रेड लाइंस के दरमियान में होगी उसे 2.4 कहा जाएगा। जो इस रेड लाइन और इस रेड लाइन के दरमियान में होगी इसे 2.4 कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा जी के यहाँ पे इतने हिस्से में जो भी मेजरमेंट आएगी उसे 2.4 ही कहा जाएगा। इसका मतलब है कि जिसे 2.4 कहा जा रहा है ये इतने हिस्से में कहीं पर भी हो सकती है। ये 2.4 से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है और 2.4 से थोड़ी सी कम भी हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि कितनी ज्यादा हो सकती है और कितनी कम हो सकती है। तो ये मेरे साथ देखते हैं कि जिसे 2.4 कहा जा रहा है इसमें घाटा वाधा कितना हो सकता है। ये वाली है 2.4, ये वाली है 2.5 और 2.4 और 2.5 के दरमियान देखें हमारे पास 2.3 वाली लाइन है। ये है 2.4 वाली लाइन और ये है 2.5 वाली लाइन। तो जनाब यहाँ पे इनका मिड
जहां तक इस हिस्से में पाई जाने वाली हर एंड पॉइंट को 2.4 ही कहा जाएगा। तो बेटा 2.4 से लेकर 2.5 तक फर्क कितना है 0.1 का, तो 2.4 से लेकर यहां तक ये वाला फर्क कितना है जनाब 0.1 का आधा, 0.1 का आधा, हाफ, यानी 0.05। तो यानी 2.4 में 0.05 ज्यादा होगा, 2.4 ही कहा जाएगा, 2.4 प्लस 0.05। और कितना कम होगा, देखें तो यहां से ये वाला हिस्सा इतना कम है 2.4 से यहां तक, ये कितना है 2.3 और 2.4 के दरमियान 0.1 है, और इनका हाफ कितना होगा वही 0.05। इसका मतलब है कि 2.4 माइनस 0.05, तो 2.4 में 0.05 ज्यादा कर दें, 0.05 कम कर दें, उसे 2.4 ही कहा जाएगा। तो बेटा 2.4 में 0.05 ज्यादा करेंगे 2.45, और 2.4 में से 0.05 माइनस करेंगे तो कितना होगा 2.35। इसका मतलब है कि 2.45 और 2.35 के दरमियान में जो भी रीडिंग आएगी उसे 2.4 ही कहा जाएगा। ये असल में इन दोनों की एवरेज वैल्यू है। तो देखिए 2.35 और 2.45 में कितना डिफरेंस है बेटा जी, 0.1 का फर्क है सेंटीमीटर में। ओए होए होए, इत्तेफाक देखें क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। लो जी 100 गल्लां दी इको गल ते बहुते पानी का इको हल। मतलब ये कि इन शॉर्ट डिस्कशन से नतीजा क्या निकला, नतीजा बेटा जी ये निकला कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब मेजरमेंट ली जाएगी तो उस मेजरमेंट में शक कितना होगा, अनसर्टेनिटी कितनी होगी। बेटा जी अनसर्टेनिटी उतनी होगी जितना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। चूंकि गर्मियां आ रही हैं तो लेक्चर के दौरान मैं कैमरे से थोड़ा साइड पे हट जाता हूँ, तो सीना साफ करने के लिए माइंड रख दीजिएगा। तो जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उतना ही शक होगा मेजरमेंट में, उतनी ही अनसर्टेनिटी होगी मेजरमेंट में। तो किसका मतलब ये है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली मेजरमेंट में उतनी ही अनसर्टेनिटी होगी जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। लेकिन वो मेजरमेंट ज्यादा बेहतर होगी जिसमें शक कम हो, जिसमें गैर यकीनियत कम हो, जिसमें अनसर्टेनिटी कम हो। और अनसर्टेनिटी कम करने का तरीका क्या है, शक कम करने का तरीका क्या है, लीस्ट काउंट कम कर दीजिए। जितना लीस्ट काउंट कम होगा तो मीटर रोड की बजाय वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है, उसमें अनसर्टेनिटी कम है, तो उससे ली जाने वाली मेजरमेंट में यकीनियत सर्टेनिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि उससे ली जाने वाली मेजरमेंट का एतबार, रिलायबिलिटी, आज के बाद बाकी सारे चैप्टर में ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल होगा, रिलायबिलिटी उसकी, इस एतबार उस मेजरमेंट का उतना ज्यादा होगा जितना लीस्ट काउंट कम होगा, अनसर्टेनिटी जितनी ही कम होगी। तो बेटा जी फिर एक दफा सुन लीजिए कि किसी इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी कितनी होगी जितना उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। यहां से बुनियाद पड़ती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, वो भी हम डिफाइन करते हैं बाद में। आइए वापस अपनी मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। अभी हमारे पास बेटा किसी ने हमें मेजरमेंट करके बताया कि 2.4 सेंटीमीटर मेजरमेंट है, लेंथ है, किसी लाइन की लंबाई इतनी है। हमें पता चल जाएगा कि ये मेजरमेंट कैसे ली गई है, कि एग्जैक्ट 2.4 है तब भी इसे 2.4 कहा गया होगा, इससे थोड़ा कम है तब भी यही कहा गया होगा, थोड़ा ज्यादा है तब भी इसे यही कहा गया होगा। तो अब हम क्या करें, ये जो 2.4 है, एक बात तो पक्की है, 10 लोग मेजर करें इसी मेजरमेंट को, हर बंदा 2 पे मुत्तफिक होगा। 2 पे क्या होगा, मुत्तफिक होगा हर बंदा, उस पे किसी को कोई मसला नहीं है। तो ये जो 2 है ये क्या है बेटा, ये है एक्यूरेटली नोन डिजिट, एक्यूरेटली नोन डिजिट, जिसका बिल्कुल सही सही पता है, इसमें कोई मसला ही नहीं। हाँ
पॉइंट के बाद जो 4 है इसमें मसला हो सकता है। एक आदमी देखता है कि ये जो लाइन है 2.3 और 2.4 के मिड पे है या मिड से थोड़ा आगे है, वो 2.4 क्या देता है, दूसरा कहता है नहीं नहीं ये तो मिड से थोड़ा पीछे है तो मैं इसे 2.3 कहूंगा। एक और बंदा की राय कुछ और है, एक और बंदे की राय कुछ और है। तो ये जो 4 वाला है ये क्या है, ये है बेटा जी डाउटफुल। ये क्या है, डाउटफुल डिजिट। क्या है जी, डाउटफुल डिजिट। इसका मतलब ये है कि किसी भी मेजरमेंट में 2 तरह के डिजिट्स हो सकते हैं, एक वो जो एक्यूरेटली नोन है और दूसरे वो जो के डाउटफुल हैं, जो मशकूक हैं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी मेजरमेंट में डाउटफुल डिजिट ना हो। ये तो हो सकता है कि एक्यूरेटली नोन डिजिट हो या ना हो, डाउटफुल ना हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि जहां तक भी मेजरमेंट आएगी, जितनी भी मेजरमेंट आएगी उसमें शक तो रहेगा। आप दुकानदार के पास जाते हैं चीनी खरीदने के लिए, पूरी 100% 1 किलोग्राम चीनी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको मिले। एक दाना रख दी, थोड़ा ज्यादा हो गया, वो निकाल दें, थोड़ा कम हो गया, तो वो थोड़ा घाटा वादा करके दे देता है। इस बात को हम और भी आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आप दुकानदार पे क्या एतराज कर सकते हैं कि नहीं घट नहीं देना, वध क्यों देता। दुकानदार कहेगा मैंने वध नहीं देना, ज्यादा नहीं देना आपको, कम बेशक ले ले। तो इस मसले का हल क्या है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बात ज़हन में बिठा लें कि 100% एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि बिल्कुल सही सही मेजरमेंट हो। शक हमेशा रहेगा और उतना रहेगा जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। तो जनाब यहाँ पे आप देखिए इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 1 डेसिमल प्लेस पे, तो 1 डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू डाउटफुल है। तो मोअज़्ज़ज़ खातिन व हज़रात, आज के लेक्चर की फाइंडिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। किसी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, ये बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 7 से आर्टिकल शुरू हुआ, पेज नंबर 8 पे ग्रीन कलर में हाईलाइट करके डेफिनेशन लिखी हुई है। किसी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये मिला के बनाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे तो एक ही डाउटफुल है, मैंने कहा फर्स्ट डाउटफुल। ये फर्स्ट डाउटफुल पहला मशकूक अदद क्या है, तो दूसरा तीसरा चौथा भी हो सकता है, नहीं हो सकता। हमने शुरू कर लिया है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहां से इंशाल्लाह हमारी बात चलेगी। अगली किस्त में स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, यहीं से बात शुरू करेंगे। इस डेफिनेशन को फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा अगले लेक्चर में। इतनी बात मैं चलते चलते आपको बता दूं कि सिग्निफिकेंट का मतलब होता है नुमाया, सिग्निफिकेंट फिगर्स नुमाया आदाद। नुमाया कौन होते हैं? एक पंजाबी होते हैं नमाणे, नमाणे वो होते हैं जो कुछ नहीं करते, नखट्टू नलायक बिल्कुल वेले हड हराम। नुमाया जो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो वो कौन होंगे? वो सिग्निफिकेंट होंगे। और ये क्यों है नुमाया, क्यों है सिग्निफिकेंट, देखते रहिए अगली किस्त में। थैंक यू वेरी मच। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको कोई मोटिवेशन चाहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल थिंक फिजिक्स विद जीरत। थैंक यू।